हेलो दोस्तों, मैं शिवशंकर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दीक्षा एकेडमी में। आज हम करेंगे 7th चैप्टर हिस्ट्री का क्लास 6। चैप्टर का नाम है न्यू आइडियाज एंड न्यू रिलीजन, नए विचार और नए धर्म। तो हमने अभी तक इसके 2 वीडियो देख लिए। अगर आपने नहीं देखे हो तो आई बटन को टैप करके पहले वाले वीडियो देख लें ताकि आगे का आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है गौतम बुद्ध एंड बौद्धिज्म। अभी तक हमने उपनिषदों के बारे में पढ़ा और महावीर जी के बारे में पढ़ा, उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, और आज जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो क्या है, गौतम बुद्ध और उनकी एजुकेशन। मतलब जो गौतम बुद्ध थे, जैसे महावीर जैसे थे, उन्हीं की तरह इनका भी ज़्यादातर इतिहास वैसा ही है, मिलता जुलता थोड़ा बहुत चेंज होगा। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। देखो भाई, गौतम बुद्ध एंड बौद्धिज्म, गौतम बुद्ध और बौद्धिज्म। तो गौतम बुद्ध और बौद्धिज्म के बारे में बताया हुआ है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन थे? गौतम बुद्ध का पहला नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ हु लेटर कम टू बी नोन एज गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ जिनको बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। सिद्धार्थ के नाम से भी काफी छोटी छोटी कहानियां फेमस हैं, लेकिन गौतम बुद्ध के नाम से जो कहानियां फेमस हैं वो कुछ अलग ही हैं। वाज बोर्न इन लुम्बिनी, ये कहाँ पे पैदा हुए थे? लुम्बिनी में, जो कहाँ पे थी? कपिल वस्तु इन द फुट हिल ऑफ नेपाल, जो नेपाल में पहाड़ियों के बीच कपिल वस्तु नाम की जगह पर हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी? 567। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कपिल वस्तु में, पहाड़ियों के अंदर बीच में कोई जगह है कपिल वस्तु, वहां पे उनका जन्म हुआ था। और ये 567 ईस्वी BC में हुआ था। ठीक है, लाइक महावीरा ही वॉज आल्सो क्षत्रिय प्रिंस। महावीरा जी की तरह ही ये भी एक राजपूत परिवार से थे। हिज फादर वाज सुधोधना, इनके पिताजी का नाम क्या था? सुधोधन, द रूलर ऑफ शाक्य रिपब्लिक स्टेट। और जो मतलब कहाँ के शासक थे? शाक्य के, शाक्य रिपब्लिक स्टेट के। एंड हिज मदर वाज क्वीन माया, और उनकी माँ जिसका नाम था माया, रानी माया। एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में गौतम वाज मैरिड, गौतम शादीशुदा हुए टू ए प्रिंसेस नेम यशोधरा। किसके साथ? मतलब राजकुमारी यशोधरा के साथ। एंड दे हैड ए सन कॉल्ड राहुल, और फिर उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। वन डे व्हेन ही वॉज ट्रेवलिंग इन द सिटी, एक दिन जब वो शहर से यात्रा कर रहे थे, ही कम अक्रॉस 4 सीन, उन्होंने 4 सीन देखे। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, ए सिक मैन, एक मतलब बीमार आदमी, ए डेड बॉडी, एक मतलब एक तो बूढ़ा आदमी ओल्ड मैन, ठीक है, और एक सिक बीमार आदमी, और एक डेड बॉडी, और फाइनली ए होली मैन, और एक पवित्र आदमी, मतलब कोई ऋषि मुनि कोई भी। ठीक है, ये 4 देखे। दीज 4 साइट टच हिम डीपली एंड चेंज हिज लाइफ कंप्लीटली। ये चीज़ें उन्होंने ध्यान से देखी और इन्होंने उनके जीवन को छू लिया और वो कंप्लीटली क्या हुए? बदल गए। अब आप सोचोगे ऐसा थोड़ी होता है 4 चीज़ें देख के कोई बदल जाए। थोड़ा डीपली सोचो दोस्तों, आज के टाइम में मोबाइल हो गए और आप सारी चीज़ें घर पे बैठ के देखते रहते हो मोबाइलों में। पहले ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो होती ही नहीं थी, जिनमें मतलब ना मोबाइल होते थे, ना कहीं दूर का कोई रंग रोगन दिखता था, तो कुछ भी ऐसी चीज़ें दिखती नहीं थी। और महाराज जो थे, मतलब जो महावीर गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे, उन्हें पहले ही पता था कि ये थोड़ा किस प्रवृत्ति का है, कि सन्यासी टाइप का लड़का है और ये सन्यासी बन सकता है। तो उसको पहले ही बहुत सारी चीज़ों से बचा के रखा हुआ था। वो एक ही दिन बाहर निकला था, उसने जिस दिन ये बाहर निकला उस दिन ये सारी चीज़ें देखी और उसका जीवन प्रभावित हो गया। और पहले एजुकेशन जंगलों में होती थी दोस्तों, ताकि वहाँ पे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं था और पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ उनका फोकस पढ़ाई पर ही होता था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप इमेजिन कर सकते हो, पहले क्या था और आज क्या हो गया, बहुत सारे डिफरेंस हो गए हैं। He was so moved by the suffering of people that at the age of 29, ठीक है, he was so moved, वह बहुत ज़्यादा मतलब घूमा, by suffering, परेशान हुआ, of people, लोगों से, that the age of 29 साल की उम्र में, he gave up his life, उसने छोड़ दिया अपना जीवन, as a princess, जो राजा था या राजकुमार के रूप में था, went into the forest, जंगल में गया, practice deep meditation, और ध्यान के प्रयोग करे। ध्यान के प्रयोग मैंने आपको बताया था, मन को एकाग्र करने की वृत्तियों को ध्यान कहते हैं। मन को एकाग्र करने का मतलब कि विचार दिमाग के शांत हो जाएं। अगर दिमाग के विचार शांत होंगे तो आप जो भी काम करोगे उसमें आपका खूब मन लगेगा। जितने ज़्यादा विचार होते हैं उतना ही हमारे को समस्याएं होती हैं चीज़ें समझने में, और जितने कम विचार होते हैं उतना ही हमारा दिमाग उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाता है। इसलिए कम विचार करने के लिए लोग मेडिटेशन करते हैं, ताकि उनका दिमाग शांत रहे और वो अच्छे से काम कर पाए।
सिद्धार्था वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस 6 ईयर इन सर्च ऑफ ट्रूथ ऑफ नॉलेज। वो जो सार्वभौमिक सत्य था, जो असली चीज थी, उसको जानने के लिए सिद्धार्थ जो है वो इधर उधर भटकते रहे। कितने साल तक? 6 साल तक। फाइनली, और अंत में, एट द एज ऑफ 35 साल की उम्र में, ही अटेन अनलाइटमेंट वाइल मेडिटेटिंग अंडर ए पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। और जब 35 साल की उम्र में अंत में वो किसको प्राप्त हो गए? अनलाइटमेंट। अनलाइटमेंट मतलब वो उस चीज को प्राप्त हो गए जिससे ये सारी चीजें बनी हुई हैं, जिसके लिए सारा ब्रह्मांड जिम्मेवार है, उस चीज के बारे में उन्हें पता चल गया। और 35 साल की उम्र में, ठीक है, कहाँ पे? पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में। फ्रॉम दैट मोमेंट, उस क्षण, ही कम टू बी नोन एज बुद्धा, उस क्षण उन्हें बुद्धा के नाम से जाने लगा। बुद्धा एक शब्द होता है जिसको बोधि उपलब्ध हो गई हो, मतलब जिसको बोध हो गया हो, हर चीज के बारे में समझ आ गई हो, उसको बुद्धा बोलते हैं। और द अनलाइटमेंट वन, द ट्री अंडर विच ही सेट कम टू बी नोन एज द बोधि ट्री। और जिस पेड़ के नीचे उनको मतलब ये बोध हुआ था, ज्ञान हुआ था कि भाई हम कहाँ से पैदा हुए, कहाँ पे मरे, ब्रह्मांड का रचने वाला कौन है, सारी चीज़ों का जब उन्हें ज्ञान हुआ, तब वो एक पेड़ के नीचे, जिसके नीचे वो मेडिटेशन कर रहे थे, उसे बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। द बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन एट सारनाथ नियर बनारस। और महात्मा बुद्ध यानी जो सिद्धार्थ थे, जो बाद में गौतम बुद्ध बन गए थे, उन्होंने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। ये वो पेड़ दिखा रखा है, पीपल ट्री इन बिहार, वर द बुद्धा इज बिलीव टू हैव अटेन अनलाइटमेंट, जहाँ पे लोगों को ऐसा विश्वास है कि महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था? अनलाइटमेंट हुआ था, मतलब उन्हें यहाँ पे ध्यान के अनुभव हो गए थे। ठीक है। फन विद हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ कुछ फन करें, ऐसा बोल रहे हैं। इमेजिंग दैट यू आर द चैरियट ड्राइवर, बोल रहा है कि आप ऐसा मान लो कि आप कोई रथ के ड्राइवर हु शोड द बोधा द 4 ग्रेट साइट, जिसने भगवान बुद्ध को 4 साइट दिखाई। राइट ए डायलॉग ऑफ द सीन स्टार्टिंग विद द टाइम ही लेफ्ट प्लेस टू वेयर द रिचमेंट। ये बोल रहा है मतलब चीज़ों को समझने के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है आपको, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़े। ठीक है। अब देखते हैं टीचिंग ऑफ बुद्धास। तो ये तो था बुद्धा के जीवन के बारे में जो हमने अभी तक पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे टीचिंग ऑफ बुद्धास, यानी बुद्धा ने फिर जब उन्हें बोध हो गया तो फिर उन्होंने लोगों को क्या समझाया, ऐसी क्या क्या चीज़ें दी जिससे समाज को मतलब जो भी उन्होंने मतलब ग्रहण किया, ज्ञान जो भी ग्रहण किया, उससे फिर उन्होंने समाज में क्या संदेश पहुंचाया या समाज को क्या शिक्षाएं दी। द बुद्धा फाउंड ए न्यू रिलीजन कॉल्ड बौद्धिज्म। महात्मा बुद्ध ने एक नया धर्म का स्थापना की जिसे बौद्धिज्म कहने लगे। those who follow the teaching of Buddha are called Buddhist। और जो भगवान बुद्ध को फॉलो करने वाले थे उन्हें बुद्धिस्ट कहने लगे। द बुद्धा बिलीव इन द मिडल पाथ। और जो बुद्ध के जो विश्वासी थे वो मध्य का रास्ता मानते थे। ही रिजेक्टेड एक्सट्रीम लग्जरी और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म। ठीक है। अब जो मतलब महावीर थे, उनके जो लोग थे वो कड़ी तपस्या के रास्ते को ही सफल मानते थे। लेकिन महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि भाई बैलेंस होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा तेज और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो। जैसे समझो हम गिटार होते हैं, गिटार के तार बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो भी साउंड अच्छा नहीं आएगा, और ढीले छोड़ देते हैं तो भी साउंड अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। तो ऐसे ही महात्मा बुद्ध कहते थे बहुत ज़्यादा तपस्या करोगे तो भी शरीर टूट जाएगा, और मतलब बहुत ज़्यादा ऐश और आराम करोगे तो भी खत्म हो जाओगे। तो मतलब एक बीच का बैलेंस बना के आपको रखना है। ठीक है। द मेन टीचिंग ऑफ बौद्धिज्म आर कंटिन्यूड इन द 4 नोबल ट्रूथ। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा थी वो 4 मुख्य स्तंभ के ऊपर थी या 4 सच्ची बातों के ऊपर थी। और वो क्या क्या थी? देयर लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। जीवन पूरा संघर्ष से भरा हुआ है, पहला। तो इसी के बारे में शिक्षा देते थे, भाई उस संघर्ष से कैसे बचा जाए। दूसरा, सफरिंग इज अ रिजल्ट ऑफ वन डिजायर एंड द क्वेस्ट फॉर पावर। और सफरिंग जो है वो रिजल्ट है, परिणाम है किसी की इच्छाओं का, और वो है उसे मिलता है। सफरिंग कैन बी एंडेड बाय ओवरकमिंग डिजायर्स। और सफरिंग को यानी मतलब जो समस्याएं हैं उनको कम किया जा सकता है अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके। द वे टू एंड सफरिंग एंड डिजायर इज टू फॉलो द 8 फोल्ड पाथ। और उन्होंने 8 रास्ते बताए थे इन समस्याओं से बचने के लिए। अकॉर्डिंग टू द बुद्धा, द 8 फोल्ड पाथ वाज द की टू एंड सफरिंग एंड अटेन अनलाइटमेंट। It comprised right observation, right determination, right speech, right action, right livelihood, right effort, right memory and right meditation। ठीक है, यहां तक है। अब वो 8 चीजें क्या 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 थी? राइट ऑब्जर्वेशन। राइट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो गया? सही तरीके से किसी चीज को समझना।
समझ गए। अब सपोज करो आपको मेडिटेशन के बारे में इच्छा हो गई और आप मेडिटेशन को समझना चाहते हो, तो उसको सही तरीके से समझो। मेडिटेशन का ये मतलब नहीं है कि भाई महावीर जी थे वो घर छोड़ के चले गए थे तो तुम भी घर छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आज ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले में और अब में बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं। तो चीज़ों को समझो, समय के हिसाब से शिक्षाएं बदलती रहती है। ठीक है, जैसे पहले लोग थे चिट्ठी डालते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे, आज फ़ोन का यूज़ हो गया तो कोई चिट्ठी नहीं डालता। तो समय के हिसाब से चीज़ें बदलती जाती है। राइट डिटर्मिनेशन, ठीक है, और किसी भी चीज़ को अच्छे से डिटरमाइन करो। राइट स्पीच, अच्छी स्पीच दो, यानी मीठा बोलो मीठा सुनो। राइट एक्शन, अच्छे मतलब काम करो। राइट लाइवलीहुड, अच्छे से अपना जीवन यापन करो, मतलब जिंदगी को अच्छे से चलाओ, खाओ पियो कमाओ। राइट एफर्ट, संघर्ष करो अगर ज़रूरत है तो। राइट मेमोरी, अच्छे से याद रखने की कोशिश करो चीज़ों को। एंड राइट मेडिटेशन, और अच्छे से ध्यान करो, मतलब तपना नहीं है, शरीर को ज़्यादा परेशान भी नहीं करना है। और कलयुग में तो बोलते हैं कलयुग एक नाम आधारा, मतलब कलयुग में सिर्फ आप थोड़ा सा एफर्ट करके भी उस प्रोसेस को पा सकते हो, भगवान को पा सकते हो। ए पर्सन कैन अचीव निर्वाणा, और जो इन सारी चीज़ों को पा जाता था उसको निर्वाणा कहते थे। इट इम्प्लाइज एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी जो जीवन और मरण के रास्ते से क्या हो जाता था, मुक्त हो जाता था। बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ, जो इन 8 रास्तों को मानता था। द बुद्धा बिलीव दैट पीपल एक्शन कर्मा डिटरमाइन देयर डेस्टिनी, बुद्ध लोग जो थे वो मानते थे कि भाई कर्म जो है वो आदमी खुद निर्माण करता था, या मान लो उसकी डेस्टिनी वो खुद तय करता था। ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस एंड कंडेम्ड एनिमल सेक्रीफाइस, वो प्रीच मतलब होता है सत्संग देना एक तरीके से अपनी भाषा में कहें तो, और या प्रचार करना। ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस, वो कहते थे कि भाई हत्या नहीं करनी चाहिए, वायलेंस नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ को मारना या परेशान नहीं करना चाहिए। और कंडेम्ड एनिमल सेक्रीफाइस, और जानवरों को मारने के प्रति या जानवरों की जो बलि दी जाती थी उसका वो विरोध करते थे या निंदा करते थे, या बोलते थे ये अच्छा नहीं है। द बुद्धा प्रीच दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड अपोज द कास्ट सिस्टम, महात्मा बुद्ध थे वो सभी आदमियों को एक समान मानते थे और जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे। ही इम्पेज्ड ऑन मोरल वर्चुअल लाइक ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, और वो बोलते थे कि जो बड़ा आदमी होता है वो चाहे किसी भी जाति या किसी भी धर्म का, उसका सम्मान करो। काइंडनेस, दया रखो अपने अंदर, ठीक है, मतलब दूसरे के ऊपर दया रखो, और ईमानदारी से काम करो। ये उनके मुख्य गुण थे। बोथ द प्रीच्ड इन पाली लैंग्वेज, और महात्मा जो बुद्ध थे वो पाली भाषा में अपने क्या करते थे, मतलब सत्संग देते थे या प्रचार करते थे। विच वाज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, जो आम आदमी की भाषा थी। तो देखो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, महावीर के समय में प्राकृत भाषा कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी, और बुद्ध के समय में पाली भाषा जो है वो कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी। ही स्टैब्लिश्ड मोनेस्ट्रीज एंड एन ऑर्डर ऑफ मोंक्स कॉल्ड द संघास, फिर उन्होंने स्टैब्लिश किया, क्या किया, मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज यानी जहाँ पे उनके भक्त जो हैं वो ध्यान वगैरह कर सकें। एंड एन ऑर्डर ऑफ मोंक्स कॉल्ड द संघा, और फिर उनके जो वो थे भिक्षु थे, उन्हें मतलब जो इकट्ठे होते थे उनको संघा बोलते थे। द मोंक हैड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द बुद्धा टीचिंग्स धम्मा, और जो बौद्ध के जो अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे या उनके भिक्षु थे, उनके लिए सख्त शिक्षाएं होती थी, तगड़ी, ठीक है, स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं आप उसको, तो उसको वो बोलते थे धम्मा। क्या बोलते थे, धम्मा। दे वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फैमिली लाइफ एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन प्रेयर एंड मेडिटेशन, उन्हें अपना पारिवारिक जीवन त्यागना पड़ता था और क्या करना पड़ता था भाई, अपना ज़्यादातर समय ध्यान में और प्रार्थना में ही करना पड़ता था। देखो भाई ये बहुत अच्छी बात है, महात्मा बुद्ध की बहुत अच्छी टीचिंग है, लेकिन अगर कोई भी इससे प्रभावित हो गया, अगर अपना घर बार छोड़ता है या अपने माता पिता को छोड़ता है, तो मेरे हिसाब से गलत है। देखो भाई कैसे गलत है, क्योंकि आज के समय में, उस टाइम पॉसिबल था क्योंकि उस टाइम राजा महाराजा होते थे, बहुत पैसा होता था लोगों के पास, लेकिन आज के समय में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप घर बार छोड़ते हो, उनकी जिम्मेवारियां छोड़ते हो, माँ बाप को छोड़ के काम करते हो, तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो आप मेडिटेशन करना है या आपको जीवन तपस्वियों जैसा जीना है, तो आप घर पे भी जी सकते हो। घर पे सबकी सहायता करते करते आप तपस्वी की तरह रह सकते हो, अपनी इच्छाओं को बदल के या कंट्रोल करके। तो ये बहुत अच्छी शिक्षा थी महात्मा बुद्ध की। दे हैड टू बैग फॉर देयर लाइफ एंड वर कॉल्ड भिक्षुज, वे अपने जीवन को त्याग देते थे और रहते थे भिक्षुओं की तरह, भिखारियों की तरह। क्या आज हम भिखारियों को पसंद करते हैं? नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए भिक्षु जो थे वो उस टाइम के हिसाब से सही थे, लेकिन आज के समय के हिसाब से सही नहीं है। द प्राकृत वर्ड फॉर बैगर, जिसे
प्राकृत भाषा में भिखारी कहा जाता है, एंड भिक्षुनीज, और औरतों को भी भिक्षुनीज बनाया गया था। मतलब बनाया नहीं गया था, अपनी मर्जी से वो गई थी। अगर आप पूरा महात्मा बुद्ध का पूरा वो पढ़ोगे तो औरतों ने उनको प्रेशर किया था कि भाई हमें भी बना लो, और महात्मा बुद्ध ने फिर लास्ट में भिक्षुनी भी बना ली थी। द मेंबर ऑफ संघा बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटीज एंड प्रोफेशंस। अब मेंबर जो संघ के थे वो अलग अलग जाति, धर्म और काम करने वाले थे, यानी उसमें कोई बंधन नहीं थी किसी जाति के लिए, सभी उसमें इंक्लूड थे। वुमेन हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड स्लेव्स एंड सर्वेंट्स हैड टू सीक द अप्रूवल ऑफ देयर मास्टर्स और लैंडलॉर्ड्स बिफोर ज्वाइनिंग द संघा। अब देखो, जो औरतें होती थी, ठीक है, उससे अपने पति से परमिशन लेनी पड़ती थी कि भाई मैं भी संघ को ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो उसके अगर पति परमिशन दे देता था तो वो भी उसको संघ को ज्वाइन कर लेती थी। अब सोचो, अगर कोई औरत अपने घर परिवार में सभी को छोड़ के संघ को ज्वाइन करे तो उसका जीवन कैसे सही रह सकता है? पीछे परिवार और जो बच्चे होंगे उनका पालन पोषण कौन करेगा और क्या होगा? तो कुछ मतलब समय के हिसाब से कुछ गड़बड़े थी। इन्होंने जैसे धर्म को चेंज किया, तो अभी जो आने वाला धर्म है वो फिर चेंज होने की ज़रूरत है। उसमें भी कुछ इस तरह का प्रोफेशन होना चाहिए कि परिवार भी सही तरीके से रहे और आपका ध्यान मेडिटेशन वगैरह भी सही अच्छे से बने। परमिशन फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड स्लेव्स एंड सर्वेंट, और जो गुलाम होते थे उस टाइम पे, नौकर होते थे, आज भी हैं, या फिर मालिकों से कर्जा ले लेते थे और उनका ज़मीन का कर्जा उतरता नहीं था, ठीक है, और वो सारी उम्र फिर उसी के यहाँ पे नौकरी करते रहते थे। तो इस तरह का जो काम है वहाँ पर भी क्या हुआ, उसमें भी वो भी अपने मालिक से परमिशन लेकर के और इसको ज्वाइन कर सकता है। रीड द वर्ड ऑफ द बुद्धा एट हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ। ये सारनाथ पे दिया हुआ उनका पहला क्या है, वो मतलब फर्स्ट क्या बोलते हैं, पहला प्रवचन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो हो सकता है भाई मेरे को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना ना है, या फिर पहला प्रवचन है बहुत वैल्यूएबल होता है, मैं इसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन या समझा ना सकूं, तो मेरा मतलब बस यही है, मैं इंग्लिश को पढ़ के ट्रांसलेट कर रहा हूँ। दिस ओ मोंक इज द स्केर्ड ट्रूथ ऑफ सफरिंग, ठीक है। उनका कहने का क्या था कि भाई सच को जानने के लिए थोड़ा परेशान होना पड़ता है। बर्थ इज सफरिंग, जीवन क्या है, संघर्ष है। ओल्ड एज इज सफरिंग, बूढ़ा होना भी संघर्ष है। सिकनेस इज सफरिंग, बीमार होना भी संघर्ष है। डेथ इज आल्सो सफरिंग, और मृत्यु भी झेलनी पड़ती है। बीइंग अनटाइड विद लव वन इज सफरिंग, और किसी के प्रेम में पड़ना भी सहन करना है, बर्दाश्त करना पड़ता है। टू बी सेपरेटेड इज सफरिंग, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए। नॉट टू ऑब्टेन, ये ना प्राप्त हो इनके लिए। वट वन डिजायर इज सफरिंग, तो अपनी इच्छाओं को आदमी को त्यागना पड़ता है। मतलब इन सभी चीज़ों से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। क्लिंगिंग टू द अर्थली इज सफरिंग, जमीन से चिपके रहना भी एक तरह का क्या है, सहन करना या बर्दाश्त करना होता है। नाउ दिस मोंक इज टू नोबल ट्रूथ ऑफ द वे दैट लीड द सिटीजन ऑफ पेन, दैट इज द नोबल एनलाइटमेंट वे। तो ये उनका पहला प्रवचन था, जिसको शायद मैं अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाया हूँ। तो आप बोध के मतलब हिंदी में पढ़ें तो आपको सही समझ में आएगा, जो मतलब इंडियन बच्चे हैं या नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। फिर देखिए भाई, बौद्धिस्ट लिटरेचर, ये सिंपल लैंग्वेज में होता है, इसलिए मैं मतलब अपने को पढ़ने में इजी रहता है। जो रियल वर्ड्स जो कहे गए होते हैं वो बहुत चेंज हो जाते हैं, अगर उसको आप ट्रांसलेट करते हो तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अब बौद्धिस्ट लिटरेचर, तो ये तो थे महात्मा बुद्ध के जीवन का जीने का तरीका, भाई किस तरीके से जीवन को जीना चाहिए, रहना चाहिए, खाना पीना चाहिए, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के टाइम में ये चीज़ें हुई थी। फिर उनका जो लिटरेचर था वो कैसे था, या मतलब लिटरेचर का मतलब होता है उन्होंने जो किताबें बनाई या जो उनका ज्ञान था वो कहाँ पे था और कैसे था। द टीचिंग ऑफ बौद्धिज्म आर मेनली कंपाइल्ड इन 3 बुक्स कॉल्ड त्रिपिटकास, ठीक है। तो जो महात्मा बुद्ध था उनका जो लिटरेचर था वो त्रिपिटका नाम से, मतलब 3 तरह की किताबों में आ गया था, या एक ही किताब में 3 हिस्से होंगे उसमें आ गया था। दीज आर, और वो कौन कौन थे त्रिपिटका, विनय पिटका, सुत्ता पिटका और अभिधम्मा पिटका। ऑल 3 आर रिटन इन पाली, और ये तीनों लिखे गए थे पाली भाषा में, समझ गए। तो ये 3 पिटकाएं थी महात्मा बुद्ध के लिटरेचर की, और तीनों पाली भाषा में लिखे गए थे। फिर बौद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बौद्ध धर्म के समय में आर्ट और आर्किटेक्चर क्या क्या था। आर्किटेक्चर आपने समझ लिया होगा, बिल्डिंगें कैसी बननी होती थी उस टाइम पे। तो बौद्धिस्ट मोनूमेंट एंड स्कल्पचर आर फाउंड इन मैनी प्लेसेस, ये काफ़ी स्थानों पे पाए जाते थे। स्तूपा आर सेमी स्पेरिकल डोम, और जो स्तूपा होते थे वो आधे सर्कल होते थे। स्तूपा जैसे गुम्बद होता है ना ऊपर, कटोरे टाइप का, ठीक है ना, इस तरह का।
तो उसको स्तूपास बोलते थे। सेमी स्पेरिकल डोम लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन द स्केड रिमाइन और लाइक सच एज टूथ, हेयर और ए नेल। ठीक है, मतलब दांत, बाल और नाखूनों की तरह उसमें ये निकले हुए रहते थे। ऑफ द बुद्धा और सम अदर मोंक्स, और दूसरे किसके लिए, भिक्षुओं के लिए। द रेलिक इज कीप्ड इन ए कास्केट इज ए इन ए स्मॉल सेंट्रल चैम्बर। द मोस्ट वेल नोन स्तूपाज आर द वन एट सांची। और सबसे जो मुख्य जो थे ये स्तूप जो बनाए थे, उनमें से एक जो सबसे प्रसिद्ध था वो था सांची में, फिर अमरावती में भी था, भारहूत में भी था और बोध गया में भी थे। ठीक है, द बोधिस्ट आल्सो बिल्ट चैत्याज और प्रेयर हॉल्स। तो बोधिस्ट जो थे वो चैत्याज और प्रेयर हॉल भी उन्होंने बना रखे थे। दीज आर लार्ज रेक्टेंगुलर हॉल, ये लार्ज बड़े बड़े रेक्टेंगुलर हॉल थे। लाइंड विद ए लार्ज नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें छोटे छोटे बॉक्स बनाए हुए थे। विद ए सेमी सर्कुलर रूफ, जिनमें गोल गोल छत थी आदि। और चैत्याज हैव बीन फाउंड एट केरले, सांची, सारनाथ, एलोरा एंड अदर प्लेसेस। और ये इन सभी जगहों पर थे जो जो नाम लिखे हुए हैं। विहार्स आर मोनेस्ट्रीज वेयर द बुद्धिस्ट मोंक लाइव। विहार ऐसी जगह होती थी जहाँ पे बौद्ध क्या करते थे, रहते थे। ठीक है, ए मोनेस्ट्रीज कंसिस्टेड ऑफ ए लॉन्ग रोज ऑफ स्मॉल सेल और रूम्स। ये एक लंबी लंबी क्या होती थी, कतारें। देखो जैसे देर दिख रही है, ये लॉन्ग रो हो गई और इसमें छोटे छोटे क्या है, बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, ये बने हुए हैं इस तरीके से। रूम्स ईच ऑक्यूपाइड बाई ए मोंक, हर एक मोंक को, भिक्षु को दे दिया जाता था। सम ऑफ देम आल्सो बिकम ए सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन एंड लर्निंग। और कुछ ये यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं की एजुकेशन और पढ़ने के लिए भी बनाए जाते थे। ये कहाँ का दिखा रखा है, बुद्धिस्ट विहार इन एलोरा केव्स। ये एलोरा की किसमें, गुफाओं में है। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट फेमस चैत्याज आर बीन फाउंड इन द केरला, महाराष्ट्र। ठीक है, ये महाराष्ट्र में दिया हुआ है भाई। सबसे जो पुराना वो था ना, उसको कहाँ पे मानते हैं, कारेल या केरल जो भी है वो महाराष्ट्र में। केरल इज द लार्जेस्ट चैत्य फाउंड सो फार। अभी तक जितने भी पाए गए उनमें सबसे बड़ा ये है। ठीक है, स्प्रेड ऑफ बौद्धिज्म, और बौद्ध धर्म फैला कब था, ये समय के बारे में बताया हुआ। तो हमने बौद्ध धर्म का भाषा, एजुकेशन और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा और कैसे विकसित हुआ। तो अब आ गया स्प्रेड ऑफ बौद्धिज्म। द बौद्धिस्ट मोंक स्प्रेड द बुद्धास टीचिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्थानों पे। द रिलीजन वाज नॉट कन्फाइंड टू इंडिया अलोन, इट स्प्रेड टू चाइना, जापान, म्यांमार, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। यह सिर्फ भारत में ही नहीं रहा, यह और स्थानों पे भी फैला। कहाँ कहाँ पे, चाइना में, जापान में, म्यांमार में, तिब्बत में, श्रीलंका में, थाईलैंड में, इन सभी स्थानों पे यह फैला। गौतम बुद्धा डाइड इन 487 BC इन कुशीनगर। और गौतम बुद्ध जो थे वो मर गए थे 487 की एज में, एट द एज ऑफ 80। जब वो कितने के थे, 80 साल के थे। फॉलोइंग इज डेथ द बुद्धिस्ट फेथ अंडरवेंट चेंज लीडिंग टू डिवीजन ऑफ द रीजन इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। और जब ये मरे तो मतलब इनके मरने के बाद इनका भी धर्म 2 में बट गया। जैसे महावीर जी का भी धर्म 2 में बट गया था ना, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े पहनते थे और दिगंबर कोई कपड़े नहीं पहनते थे। ठीक है, ऐसे ही महात्मा बुद्ध का भी 2 उसमें चेंज हो गया। एक तो हिन्याना बुद्धिस्ट कंसीडर द बौद्ध एज ए प्रीचर, और एक दूसरा था महायाना बुद्धिस्ट ऑन द अदर हैंड वर्शिप द बुद्धा एज ए गॉड। ठीक है, अब एक तो हिन्याना थे। ठीक है, हिन्याना क्या मानते थे कि भाई महात्मा बुद्ध जो थे वो एक अच्छा सत्संग देने वाले पुरुष थे समय के हिसाब से। और जो दूसरे थे महायाना वाले थे वो मानते थे कि महात्मा बुद्ध ही भगवान था। तो देखो जिस समय वो जीवित थे उस टाइम पे उन्हें भगवान मानना अच्छी बात थी, लेकिन मरे हुए आदमी को भगवान मार के और उसको पूजा करने से शायद इतना प्रॉफिट ना हो। तो अभी जिंदा गुरु को ढूंढना बहुत ही बेटर रहता है। जिंदा गुरु आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, सारी चीज़ों के बारे में समझा सकता है। बाकी मेरे को इसके बारे में, धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अगर कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। ये चैप्टर धर्म के बारे में था, मैंने सिर्फ कोशिश की है जो भी मैंने पढ़ा था उसको ट्रांसलेट करने की। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और ये एक डायग्राम है जिसे आप बना सकते हो। इस डायग्राम से आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। अगर आपको लेसन कुछ समझ में नहीं आया तो आप समरीज को रीड आउट कर सकते हो। समरी रीड आउट करने से आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ये ग्लोसरी है। ग्लोसरी मतलब हार्ड वर्ड्स हैं, इसमें बहुत सारे हार्ड वर्ड्स हैं। आप सभी को निकाल के और याद कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।